नमस्कार दोस्तों। आज अपना टॉपिक रहने वाला है सजीव व निर्जीव का पार्ट 2। यानी कि हम पहले सजीव व निर्जीव के बारे में कुछ सामान्य जानकारी पढ़ चुके हैं। आज हम इसके पार्ट 2 की बात करेंगे, जिसमें विशेषकर हम पढ़ेंगे सजीवों के लक्षण। और इस वीडियो में सबसे पहला लक्षण है जीवन चक्र। दोस्तों, किसी भी सजीव का सबसे पहला लक्षण होता है जीवन चक्र। जीवन चक्र क्या होता है? कोई भी सजीव सबसे पहले जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद क्या करता है? वो वृद्धि करता है, यानी कि बड़ा होता है। और जब वो बड़ा हो जाता है तो वो अपने समान संतति यानी अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के बारे में सोचता है। तो उसके लिए क्या करता है? वो जनन। और उसके बाद वो वृद्ध अवस्था में प्रवेश करता है, वृद्धावस्था। और अंत में क्या हो जाती है? उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर वापस से वो किसी और जन्म में चला जाता है। तो देखिए, जीवन चक्र में कितने चरण हैं? जन्म, वृद्धि, जनन, वृद्धावस्था, मृत्यु। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? इससे आपसे इनका क्रम पूछ सकता है, ये याद रखना है आपको केवल। यानी आपको पूछेगा कि जीवन चक्र का क्रम है तो जन्म, वृद्धि, जनन, वृद्धावस्था, मृत्यु। अब इनमें उल्टा सीधा देकर के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ ले कि पहला चरण क्या है, द्वितीय चरण क्या है, तृतीय चरण क्या है। तो ये आपको याद रखने हैं, बहुत सिंपल हैं, सरल हैं। दूसरा पॉइंट है, इनके जो क्वेश्चन है वो ध्यान रखना। मैं आपको लिंक दे दूंगा व्हाट्सएप की, तो व्हाट्सएप के जरिए आप लिंक से जुड़ जाना और हम ग्रुप में इनके क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व करते चलेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अब रीड थोड़े खिसक गई है पीछे की तरफ, तो रीड खिसक गई है तो हम इस सिलेबस को धीरे धीरे लेकर चलते हैं। और जैसे ही कोई डेट आती है तो हम एक एज ए क्रैश कोर्स इसको फटाफट से खत्म करा देंगे। दूसरा टॉपिक है इसका जीवन मरण। दोस्तों, जीवन मरण सजीवों का एक सत्य लक्षण है। यदि आपसे पूछ ले वो कि सजीवों का सत्य लक्षण क्या है, यानी कि हर जीव की मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद उसका जन्म भी निश्चित है। तो आपको ध्यान रखना है कि जीवन मरण क्या होता है? सजीव का सत्य लक्षण होता है। इसमें आपको कुछ सजीवों के जीवन काल याद रखने हैं। और जीवन काल किस आधार पर निकाले जाते हैं? प्राकृतिक मृत्यु के आधार पर। जीवन मरण में जो जीवन काल होते हैं, ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है जीवन काल किस आधार पर गणना किया जाता है? प्राकृतिक मृत्यु के आधार पर। वजह क्या है? यदि कोई व्यक्ति मान के चलो जन्म लेता है और वो एक्सीडेंट में मर गया तो वो उसकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहलाती है। तो जीवन काल किस आधार पर निकाला जाता है? प्राकृतिक मृत्यु के आधार पर। इसमें आपको कुछ याद रखने हैं, जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु। आपसे पूछ ले बैक्टीरिया का जीवन काल कितना होता है, तो लगभग 20 मिनट। लगभग इसलिए लगाया है कि 15 मिनट भी हो सकता है, 30 मिनट भी हो सकता है, ज्यादा कम, लेकिन लगभग औसतन कितना आता है? 20 मिनट। एक जो चूहा होता है, चूहे का जीवन काल कितना होता है? लगभग 2 से 3 वर्ष। कुत्ता, यदि हम कुत्ते की बात करें तो इसका जीवन काल लगभग 12 से 14 वर्ष। मनुष्य की बात करें तो जीवन काल कितना होता है दोस्तों? लगभग 70-80 साल। यदि हम पीपल के वृक्ष की बात करें तो जीवन काल कितना होता है? लगभग 200 वर्ष। इसलिए कहते हैं पीपल वृक्ष लगाओ, जिससे क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा में भी पूर्ति होती है और कई सालों तक लगा रहता है। यदि हम कछुआ की बात करें तो उसका जीवन काल कितना होता है? लगभग 400 वर्ष। और एक होता है सिकोया वृक्ष, इसका जीवन काल कितना होता है? लगभग 3000 से लेकर के 4000 वर्ष तक। तो इसमें आपको जीवन काल याद रखने हैं। बैक्टीरिया का 20 मिनट, चूहा का 2 से 3 वर्ष, कुत्ता का 12 से 14 वर्ष, मनुष्य का 70 से 80 वर्ष, पीपल के वृक्ष का 200 वर्ष, कछुआ का 400 वर्ष और सिकोया वृक्ष का 3000 से 4000 वर्ष। अगला टॉपिक है दोस्तों वृद्धि। जन्म के
तो वृद्धि में क्या होता है कि जैसे कोई छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा सपोज कीजिए बड़ा हो गया, तो बड़ा यानी ये इसकी वृद्धि कहलाती है कि वृद्धि हो गई। तो वृद्धि में क्या क्या चेंज होता है, एक तो आकृति, आयतन और शुष्क भार। ये आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछता है कि वृद्धि में क्या परिवर्तन होते हैं, तो आकृति, आयतन और शुष्क भार। यदि आप कह सकते हो कि सजीवों की आकृति, आयतन और शुष्क भार में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। तो ये आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन बनता है आपका सीधा सीधा, आकृति, आयतन और शुष्क भार। चौथा लक्षण है इसका जनन। जनन क्या होता है कि कोई भी संतति, कोई भी सजीव अपनी संतति को, कोई भी सजीव है अपनी संतति को बचाए रखने के लिए क्या करता है, जनन करता है, और वो अपनी जैसी संतान, अपने समान संतान उत्पन्न करता है। उसको क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जैसे मनुष्य में, या फिर अपन बात करेंगे प्राणियों में क्या होता है, एक तो अंडा देते हैं और एक क्या देते हैं, बच्चा। पादपों की, तो पादपों में नई संतति कैसे पैदा होती है, या तो बीज के द्वारा या फिर कलम के द्वारा। प्राणियों में तो या तो अंडा देते हैं, अंडा देने वाले कीट, इसमें कीट, पक्षी यानी कि जंतुओं में या प्राणियों में। और बच्चे की बात करें तो मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली सभी इसमें आते हैं। और पादपों में नई संतति या नया पेड़ कैसे बनता है, या तो उसके बीज से बनता है या फिर कलम से, यानी बीज के अलावा जैसे तने से, जड़ से, और भी किसी पत्ती से, किसी भी चीज से यदि हम नए पादप को उगाते हैं तो वो क्या कहलाती है, उसकी कलम कहलाती है। ध्यान रखना, ठीक है। तो जनन प्राणियों में कैसे होता है, अंडे के द्वारा या बच्चा द्वारा, अंडा देते हैं या फिर बच्चा देते हैं। पादपों में बीज से या फिर कलम से, ठीक है। अगला है श्वसन। अपन एक एक करके सारे पॉइंट पढ़ रहे हैं, फिर इनके क्वेश्चन करेंगे। किसी को प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक में तो वो पूछ सकता है। श्वसन, श्वसन क्या होता है भैया, देखो आप कुछ भी खाते हैं खाना, और खाने के बाद क्या करते हैं, उसको पचाना। पहले तो कुछ खाया और खाने के बाद क्या किया, उसको पचाया। तो पचाने से या पचने के बाद हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा, ठीक है। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है खाना खाने का, कि हमें क्या प्राप्त हो, ऊर्जा। तो ये जो आपने खाया है, इस खाने को पचाने के लिए व्यक्ति को किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। खाने को जो खाया है उसको पचाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन को। और ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए क्या करता है, वो श्वसन करता है। तो आप कह सकते हो कि श्वसन में जो आपने खाया है उसके साथ क्या जुड़ती है भैया, ऑक्सीजन। और जुड़ने के बाद क्या हो जाता है, वो पच जाता है। ध्यान रखना, जो खाया है खाने के बाद उसमें क्या जुड़ती है, ऑक्सीजन। जुड़ने से क्या हो जाता है, पच गया। पचने के बाद क्या प्राप्त हो गई, ऊर्जा। तो श्वसन में दो काम हुए, एक तो ऑक्सीजन का जुड़ना और एक ऊर्जा का निकलना। देखो ऊर्जा निकल गई ना, ऊर्जा का निकलना। तो जब किसी भी अभिक्रिया में या किसी भी क्रिया में समीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीजन श्वसन कैसी क्रिया हो गई, ऑक्सीकरण। और ऊर्जा का निकलना, जब ऊर्जा जुड़ती है तो उसको कहते हैं ऊष्मा शोषी, और निकलती है तो ऊष्मा छेपी। तो इसका मतलब कौन सी क्रिया हो गई, ऊष्मा छेपी। तो श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है, ध्यान रखना। तो श्वसन में खाना खाया, ऑक्सीजन जुड़ी, पाचन हो गया, ऊर्जा निकल गई। ऑक्सीजन जुड़ना ऑक्सीकरण, ऊर्जा का निकलना ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, मैं लिंक दे दूंगा आपके लिए। आप व्हाट्सएप पे ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपका डाउट क्लियर रहना चाहिए। पोषण यानी एक तरीके से भोजन करना। तो खाना या भोजन करना आप लिख सकते हो, भोजन। भोजन ही क्या है, अपना पोषण है। अब
भोजन को क्या कहते हैं? पोषक तत्व। तो कह सकते हैं पोषक तत्वों को ग्रहण करने की, भाई भोजन खाने का उद्देश्य क्या है हमारा? शरीर में ऊर्जा की पूर्ति हो जाए, इसलिए तो भोजन कर रहे हैं हम कि ऊर्जा की क्या हो जाए? पूर्ति। और पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं? भोजन। और भोजन क्या कहला रहे हैं? हमारे पोषक तत्व, इन्हीं से पूर्ति हो रही है। तो पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण। या फिर पोषण में जिनको ग्रहण किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। देखो, पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया, और विशेष ध्यान रखना भैया, रीट के एग्जाम में आपको क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, इसलिए केवल आप उन पर डिपेंड ना रहें कि बहुत सी वीडियो में केवल क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। उन पर डिपेंड ना रहें, थ्योरी भी पढ़ते चलें और साथ में उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करें। तो पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पोषण। और पोषण में जिनको ग्रहण किया जाता है वो क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व कहलाते हैं। ठीक है। अब पादपों में क्या होता है? पादपों में इस ऊर्जा की पूर्ति के लिए या पोषण के लिए भोजन स्वयं बनाते हैं पादप, और भोजन स्वयं बनाते हैं। यह प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। तो ध्यान रखना, पादपों में भोजन कौन सी प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। जबकि प्राणियों की यदि बात करें, जंतुओं की यदि बात करें हम, तो जंतुओं में पोषण के आधार पर 3 भाग होते हैं। एक तो शाकाहारी, एक मांसाहारी और एक सर्वाहारी। शाकाहारी वो होते हैं जो पूर्ण रूपेण भोजन के लिए पेड़ पौधों पर या उनके द्वारा बने हुए पदार्थ जैसे फल, सब्जी, अनाज और भी सारी चीजें उन पर निर्भर रहते हैं। मांसाहारी वो होते हैं जो एक जंतु दूसरे जंतु को मार करके खा जाता है। और सर्वाहारी वो होते हैं जो पेड़ पौधों से बने पदार्थ भी खाते हैं और जंतुओं द्वारा बने हुए पदार्थ या जंतुओं का मांस भी खाते हैं। बात करते हैं उत्सर्जन। खाओगे तो निकालोगे। अब निकालोगे कैसे? कि जो पच गया, पाचन होने के बाद जो अपचित पदार्थ रह जाता है उसको क्या कर दिया जाता है? उत्सर्जन कर दिया जाता है। तो अपना जो त्वचा से पसीना निकल रहा है वो ये भी किसका हिस्सा है भैया? उत्सर्जन का। मैं केवल सीधे क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूं। त्वचा से पसीना उत्सर्जन का है। सेम ऐसे ही पादपों में गोंद क्या होती है? उत्सर्जित पदार्थ होती है। इसके अलावा मोस्ट ध्यान रखना, पत्तियों का झड़ना। दो चीज बात कर रहा हूं, एक तो पत्तियों का झड़ना, एक पत्तियों का, पुरानी पत्तियों का आहार रूप में काम लेना। देखो, पत्तियों का झड़ना तो कहलाता है उत्सर्जन, ध्यान रखना, और पुरानी पत्तियों का आहार रूप में काम लेना कहलाता है पोषण। यदि आपसे पूछ ले कि पुरानी पत्तियों को प्लांट अपने आहार रूप में काम ले लेता है भोजन में, या पुरानी जो कोशिकाएं होती हैं उनको काम में लेना, या पत्ती या कोशिका का आहार रूप में काम में लेना, तो ये किस में आता है? पोषण में। और पुरानी पत्तियों का झड़ना क्या कहलाता है भैया? उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है। तो त्वचा से पसीना निकलना, और भी आप जानते हो उत्सर्जित कहां कहां से होते हैं। गोंद के द्वारा बाष्पोत्सर्जन, रंध्रों से पानी निकलना। पत्ती के रंध्रों से क्या निकलता है? पानी। तो वो किसकी श्रेणी में आता है? बाष्पोत्सर्जन की श्रेणी में आता है। ठीक है। पाचन की क्रिया बात चल रही है, पाचन की उपापचय। उपापचय क्या होता है भैया? कि जब हम भोजन खाते हैं तो उसकी जो पाचन की क्रिया है वो क्या कहलाती है? उपापचय कहलाती है। भोजन को खाने के बाद जब पचाते हैं तो पाचन की क्रिया है वो क्या कहलाती है? उपापचय। और क्योंकि वो जीव के अंदर हो रही है इसलिए उसको हमने क्या नाम दे दिया? जैव रासायनिक अभिक्रिया। देखो, अभी आपको बताया था कि ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीकरण, ऊर्जा निकल रही है तो ऊष्मा छेपी। तो रासायनिक अभिक्रिया तो हो गई, लेकिन जीव के अंदर चल रही है, प्राणियों के अंदर चल रही है, इसलिए क्या हो गया? जैव रासायनिक अभिक्रिया। और इन अभिक्रियाओं को प्रेरित कौन कर रहे हैं? एंजाइम। तो आप कह सकते हो कि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए
प्रमुख उत्तरदायी कौन होता है? एंजाइम होता है। और कौन सी क्रिया होती है? उपापचय की क्रिया होती है। ठीक है, अगला है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है भैया? देखिए, वातावरण में क्या होते हैं? परिवर्तन होते रहते हैं। वातावरण में क्या होते हैं? परिवर्तन। जैसे कभी ठंडा, कभी गर्म, कभी बरसात, कभी शीत प्रदेश, ठंडे प्रदेश, ग्रीष्म प्रदेश, सभी प्रकार के। तो वातावरण में क्या होते हैं? परिवर्तन। तो इन परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करना, स्वयं को परिवर्तित करना या बदल लेना। जैसे आपने देखा है कि शीत में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, बर्फ वाले क्षेत्रों में भालुओं के लंबे लंबे बाल होते हैं। तो बाल क्यों होते हैं? जिससे क्या है कि बर्फ में उनको ठंड ना लगे। ऐसे ही रेगिस्तान में ऊंट पानी को कई दिनों तक रोक कर रख सकता है। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में पानी का अभाव रहता है। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? अनुकूलन कहलाते हैं। क्रिया, अब बात करते हैं अनुक्रिया की। तो अनुक्रिया क्या होती है कि वातावरण में जो परिवर्तन हुए हैं, वातावरण में परिवर्तन जो हुए हैं, तो इनके प्रति होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? अनुक्रिया कहलाती है। जैसे छुई मुई के पादप को यदि हम छूते हैं तो वो सिकुड़ जाता है, इसलिए इसको लाजवंती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाजवंती। ध्यान रखना, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला हम बात करते हैं गति। तो सजीवों में क्या पाई जाती है भैया? गति। मनुष्य होता है या प्राणी होते हैं वो चल करके गति दर्शाते हैं, जबकि पौधे जो होते हैं वो प्रकाशानुवर्तन गति, रासायनुवर्तन गति, कई प्रकार की गतियां दर्शाते हैं। जैसे प्रकाशानुवर्तन गति किसको कहते हैं? सूर्यमुखी के पौधे का सूर्य की तरफ मुड़ जाना क्या कहलाता है भैया? प्रकाशानुवर्तन गति कहलाता है। अगली बात करें हम कोशिकीय संरचना की। इसके बाद एक पॉइंट और है और ये टॉपिक खत्म। कोशिकीय संरचना। और आपको यदि लगता है कि हम इस तरीके से पढ़ करके अपने टॉपिक को बहुत अच्छा कर सकते हैं, या फिर 6 क्लास से लेकर के 10th क्लास तक के जो विद्यार्थी हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं, ठीक है, तो वो यदि अपनी कोई भी प्रॉब्लम से, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, समस्या है, तो वो व्हाट्सएप के जरिए ऑफलाइन कैसे भी पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो यदि आपको ये अच्छा लगता है। तो यदि नहीं लगता है तो आप कहीं भी पढ़िए। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको टॉपिक को अच्छे से लेकर के। कोशिकीय संरचना क्या होती है कि सजीवों में, जैसे मैं एक सजीव हूं तो मेरा जो शरीर है, तो इसकी जो बेसिक इकाई होती है, आधारभूत इकाई होती है, वो क्या होती है? कोशिका। यानी प्रत्येक सजीव का शरीर किससे मिलकर के बना होता है? कोशिका से बना होता है। तो कोई एक कोशिकीय होता है और कोई कैसा होता है भैया? बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो अब कम कम चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम 6 से लेकर के 10th तक को लेकर चल रहे हैं। दूसरी बात, हमारा उद्देश्य कंपटीशन फाइट करना है, ना कि हम 11th 12th। यदि आप में से कोई चाहता है कि हम 11th 12th की बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स लेकर चलें, तो वो कमेंट्स में जरूर बताएं। हम टीचरों की व्यवस्था करेंगे और आपकी क्लास रेगुलर लगवाएंगे, निःशुल्क लगवाएंगे। कोई भी किसी प्रकार का शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें एक बात करते हैं हम जैविक संगठन क्रम की। सबसे मोस्ट है, इंपॉर्टेंट है, क्रम याद रखना। ये क्रम आपको याद रखना। देखिए, सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होता है परमाणु। परमाणु के बाद बनता है अणु। अणु के बाद बनता है भैया बड़ा अणु। इसको आप शामिल कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। परमाणु, अणु, इसके बाद बनती है कोशिका। कोशिका से बनता है ऊतक। ऊतक से बनता है अंग। अंग से बनता है तंत्र। तंत्र से
किसी भी ऑर्गन का निर्माण होता है, जीव का निर्माण होता है, तो आप कह सकते हो तंत्र से बनता है जीव और इससे बनता है जीव। और जब जीव का जन्म होता है तो वो अपनी पॉपुलेशन बनाता है, यानी आबादी। इसके बाद एक कम्युनिटी में जाता है, यानी समुदाय। इसके बाद पारिस्थितिक तंत्र, और सबसे अंत में होता है जैव मंडल। ये क्रम आपको जरूर याद रखना है, वापस से सुन लो। परमाणु, अणु, कोशिका, ऊतक, अंग, तंत्र, जीव, आबादी, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और जैव मंडल। इंग्लिश में परमाणु को क्या कहते हैं भैया? एटम, मॉलिक्यूल, मैक्रोमॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, सजीव क्या हो गया? ऑर्गेनिज्म। उसके बाद पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। तो इस प्रकार से अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, लेकिन मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, यदि आपको थ्योरेटिकल मैटर चाहिए और आपको हमारा तरीका सही लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एक एक पॉइंट समझा करके पढ़ा करके चलूं। और इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, लिंक के जरिए आप ग्रुप से जुड़ते चलें। और जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट्स में जरूर बताएं, हम उसी एग्जाम के अनुसार आपके सिलेबस को लेकर के चलेंगे। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।